हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हमने एक मिनी सीरीज की शुरुआत करी थी जिसमें हम सबसे पहले हमने यूनिट उठाई थी 10th यूनिट और हम टाइप्स ऑफ एमपी पढ़ रहे थे। हमने 2-3 ट्राइब को ख़त्म कर चुका है। अब हम इस लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कोल ट्राइब के बारे में जानेंगे, क्योंकि आप देख रहे होगे ट्रेंड बदलते जा रहा है एंड ट्राइब्स के क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में आते हैं। तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ के आप क्वेश्चन को नहीं आंक सकते, तो आपको डेप्थ में पढ़ना है। तो इसलिए ये हमने सीरीज़ की शुरुआत करी थी। अब हम आप जिनने पुराना लेक्चर नहीं देखा है अदर ट्राइब्स के बारे में, वो जाके हमारा लेक्चर देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोल ट्राइब के बारे में। ठीक है, अब ये हमारा ऑफिशियल साइट से डाउनलोडेड मैप है जिसमें हमने बताया कि कौन सी ट्राइब कहाँ रहती है, स्पेसिफिकली एरिया डिसाइड करा है हमने। ठीक है, कोल ट्राइब का जो एरिया है आप देख सकते हैं। कोल ट्राइब जो है हमारी, ठीक है, कोल ट्राइब का जो एरिया है वो स्पेसिफिकली ये वाला एरिया है। कौन सा? बघेलखंड प्लाट्यू वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो एरिया है, वहां पे कोल जो जनजाति है वो रिसाइड करती है। ठीक है, हमने बहुत सारी जनजाति पढ़ चुकी है। हमने पढ़ा सहारिया इस साइड रहते हैं, गोंड इस साइड रहते हैं, भील्स उस साइड रहते हैं। तो स्पेसिफिकली कोल जो जनजाति है वो अपने नॉर्थ ईस्टर्न साइड में या बघेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोल ट्राइब की जो इनिशियल जो इंट्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन है, हम उन सबको डेप्थ में पढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहला क्या है? कोल जनजाति मुंडा समूह का एक अत्यंत प्राचीन आदिम, हाँ, क्या कहाँ से निकली, कौन से समूह से निकली? कोल जनजाति मुंडा समूह से निकली है। ठीक है, प्राचीन जनजाति है और मुंडा ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिक परिवार के समूह से संबंधित जनजाति है। कौन से परिवार से? ये है ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? कोल जनजाति मुंडा समूह से निकली हुई है और ये ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती है। ये ऑस्ट्रिक फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है मैक्स म्यूलर ने कोल या कोलेरियन, इन्हें मैक्स म्यूलर जो थे उनने क्या कहा? इनको कोल या कोलेरियन इनको नाम दिया था। ठीक है, उत्पत्ति अब देखते हैं इनके ओरिजिन कहाँ से हुआ है। कोल जनजाति का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ओरिजिन इनका हुआ है, दे बिलीव देयर ओरिजिन इज फ्रॉम अ मैन एंड अ वुमेन क्रिएटेड बाय देयर डीटीज ओते बोरम। ठीक है, डेटीज के नाम है। एक मैन और फीमेल से जो इनके मैन और वुमेन से जो क्रिएट इनके डेटीज क्रिएट हुए हैं, तो इनके कौन से डेटीज बने हैं यहाँ पे? ओते बोरम एंड सिंग बोंगा। ठीक है, सिंग बोंगा मतलब सन गॉड। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। अपने देवता ओटे बोरम और सिंग बोंगा सूर्य देव के द्वारा उत्पन्न नर और नारी से मानते हैं। अपना उत्पन्न, अपना ओरिजिन कहाँ से मानते हैं? नर और नारी जो उनके भगवान है, कौन से? ओटे बोरम और सिंग बोंगा, जिनको सूर्य कहते हैं, से अपना ओरिजिन मानते हैं। जनजाति का वर्णन ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी पाया जाता है। कोल जनजाति का जो विवरण है वो बहुत सारे जो अपने पुराने कथाएं हैं, पुराने जो स्क्रिप्चर्स है उनमें भी पाया जाता है। कौन कौन सी हो गई? ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, रामायण और महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। अपना है कोल जनजाति रामायण काल से से भी अपना संबंध जोड़ती है तथा अपने आप को शबरी की संतान मानती है। ठीक है, इसमें अपन ने स्टोरी सुनी थी जिसमें जो राम भगवान को शबरी बेर खिलाती है। तो जो शबरी जो है वो कोल ट्राइब से बिलोंग करती है, ऐसा ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं। तो कोल ट्राइब के जो लोग हैं वो अपना ओरिजिन शबरी से भी मानते हैं, माता शबरी से भी अपने आप को रिलेट करते हैं, अपना ओरिजिन उनसे मानते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है इसलिए कहाँ कहाँ जो स्क्रिप्चर्स हैं अपने, जो ऋग्वेद और मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत में क्यों इनका विवरण मिलता है? ये शबरी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विवरण, उत्तरी पूर्व क्षेत्र बघेलखंड वाला। ठीक है, उत्तरी पूर्व क्षेत्र बघेलखंड में कोल जनजाति रहती है। कोल जनजाति का प्रभाव बघेलखंड के रीवा, सीधी, सतना, ये जिले हैं जो आपको याद करने किस साइड मिलती हैं? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, राजगढ़ और मंडला। ठीक है, कौन से ये हो गए? रीवा सीधी पर ये वाले स्पेसिफिकली एरिया हो गए, बघेलखंड वाले एरिया हो गए। और एक दो जो डिस्ट्रिक्ट अलग है, जबलपुर, राजगढ़ और मंडला, ये थोड़े से अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग साइड पे होते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी यहाँ पे भी ये लोग, मतलब यहाँ पे भी इनकी जोग्राफिकल लोकेशन है, यहाँ पे भी ये लोग पाए जाते हैं। मूल स्थान इनका कहाँ माना जाता है? मूल स्थान इनका रीवा जिले में माना जाता है। इनका नाम है गांव का फरिंदा और कुराली गांव अपना मूल स्थान, ओरिजिन। नेक्स्ट है अपना विंध्य कैमूर श्रेणी निवासी है, रीवा को अपना रियासत बताते हैं। अब देखिए लोगों, जो कोल ट्राइब के लोग हैं स्पेसिफिक कौन से एरिया में रिसाइड कर रहे हैं? कोल ट्राइब के लोग हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न साइड में रिसाइड कर रहे हैं, रीवा, सीधी, ये वाले जो एरिया है यही है ना। और ये जो अलग जिले हैं अपना जबलपुर, मंडला, ये वाले एरिया
कोल ट्राइब के लोग मिलते हैं। अपना ओरिजिन कहाँ से बता रहे हैं कि कहाँ से स्पेसिफिकली है, तो स्पेसिफिकली से मिल रहा है। रीवा में जो जिला इनने बताया, जो गांव बताया, वो कौन सा हो गया, फरेंदा और कुराली गांव से अपने आप को उत्पत्ति, अपने आप को उस जगह से मानते हैं। विंध्या कैमूर रेंजेस आर एंड कंसिडर्ड देम एज अपने आप को रीवा रियासत बताते हैं। रियासत हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा था, रियासत। तो ये अपने आप को ओरिजिन कहाँ से बताते हैं कि रियासत से बिलोंग कर, अपना ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, जबलपुर ये वाला और मंडला ये वाला, यहाँ पे भी कोल जनजाति के लोग हैं वो। आगे की चीजें जैसे जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या इनकी किस तरीके से, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, कोल ट्राइब वाली। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है कोल ट्राइब वाली। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की संख्या 11.6 है। ठीक है, हम पढ़ते हैं अब कोल ट्राइब की जनसंख्या के बारे में कि उनकी पॉपुलेशन किस हिसाब से है, कितनी है और कितनी जनसंख्या है उनकी। जनसंख्या मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है कोल ट्राइब, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, 11.67 लाख। कितनी संख्या है, 11.67 लाख। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से इनकी जो पॉपुलेशन है विच इज 11.67 लाख इनकी जनसंख्या है। ठीक है, फिर क्या इनकी उप जनजाति और उप शाखाओं के बारे में उनके नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कोल जनजाति की उप जनजाति कितनी है, 7 आती है, टोटल 7 उप जनजाति, सब ट्राइब सब कास्ट जो आते हैं वो उनकी सब ब्रांचेस बोलो, सब ट्राइब्स बोलो या सब कास्ट बोलो, वो 7 है। टोटल कितनी है, इट हैज 7 सब ट्राइब्स। ठीक है, कौन कौन से नाम हमको बार बार प्रोनाउंस करते रहना है, प्रोनाउंसिएशन होना मतलब अपने प्रॉपर करना है, बार बार बोलते रहेंगे तो आपको इनकी सब ट्राइब्स याद हो जाएगी, क्योंकि नाम इनके थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से नाम है इनके, रौतिया, रोतेले, ठकुरिया, बिंज, खंगार, खरवर, कठारिया। ठीक है, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है बट बार बार आप बोलते रहोगे, याद करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं इनकी जो सब ट्राइब्स है वो 7 सब ट्राइब्स हैं इनकी, और इनके नाम क्या है, रौतिया, रोतेले, ठकुरिया, बिंज, खंगार, खरवर और कठारिया। ठीक है, ये इनकी सब ट्राइब्स हो गई, 7 इनके सब ट्राइब्स है। दे हैव, इनके पास फिर एक और इन्फॉर्मेशन, दे हैव इनकी 22 उप शाखाएं हैं, इनकी सब ट्राइब्स कितनी है, 22 इनकी उप शाखाएं हैं, सब ट्राइब्स हैं, सब ब्रांचेस हैं इनकी 22 हैं। ठीक है, जो हमने क्या क्या देख लिया, जनसंख्या इनकी कितनी, सबसे एमपी की सबसे तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और 11.67 लाख इनकी पॉपुलेशन है। 7 सब ट्राइब्स इसकी बेसिकली होती है जिनके हमने नाम देखे, फिर से एक बार देख लेते हैं, रौतिया, रोटेल, ठकुराइया, बिंज, कंगार, खरवार और कथरिया। ठीक है, ये इनकी सब ट्राइब्स हो गए और इनकी 22 उप शाखाएं हैं, सब ब्रांचेस ऑफ ट्राइब्स जो हैं वो 22 हैं, टोटल 22 सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हमको देखते हैं इनके आवास स्थान को, इनके हैबिटेट, इनके सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं। आपको नाम एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके इन स्पेसिफिक ये जो फाल्या वर्ड है वो किस से रिलेटेड है, इनके जो इनके घर होता है उनको क्या बोलते हैं, इनके रहने के जो स्थान होता है उनको क्या बोलते हैं। तो आपको सब ट्राइब्स के जितने भी हमने ट्राइब्स अभी तक पढ़ी हैं सबका भी हैबिटेट सेटलमेंट आप एक चार्ट बना के पढ़ सकते हो, आप लिख सकते हो कॉपी में कि इनके जो घर होता है उनको क्या बोलते हैं, इनके जो रहने का जो पूरा गाँव होता है उनको क्या बोलते हैं, लीडर है उनको क्या बोलते हैं, जो सरपंच होता है मेन लीडर, हर ट्राइब के अलग अलग रहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जो हमको इनका पढ़ना है, हम कोल ट्राइब पढ़ रहे हैं तो कोल ट्राइब में क्या है, इनके आवास स्थान, निवास स्थान या आवास स्थान, गांव को कोलिन टोला कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम, कोलिन टोला। नाम याद करना थोड़ा सा इसमें इजी है, क्यों, क्योंकि इनका नाम कोल से रिलेटेड है तो हमको याद हो जाएगा कि इनके जो गाँव होते हैं, विलेज होता है, उनको बोलते हैं हम कोलिन टोला कहते हैं। जिन क्षेत्रों में कोलों की आबादी घनी होती है उसे कोल्हाना कहते हैं। फिर से इजी है, नाम कोल से रिलेटेड ही है कि जो जिन क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी रहती है कोल ट्राइब्स की तो उन्हें हम बोलते हैं कोल्हाना। ठीक है, कोल्हाना। परिवार, इनका परिवार फैमिली किस तरीके से होती है, फैमिली इनकी बेसिकली पुरुष प्रधान फैमिली होती है। पुरुष प्रधान मतलब जहाँ पे मेल डिसाइडिंग अथॉरिटी रहते हैं, जिनको हम पेट्रियार्कल इन नेचर बोलते हैं, पेट्रियार्कल इन नेचर बोलते हैं।
परिवार एकल या और संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब जब बहुत सारे लोग रह रहे हैं साथ में, एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो जॉइंट फैमिली होगी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब मम्मी पापा और उनके जो बच्चे रह रहे हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में आ जाए। तो इनकी दोनों टाइप की जो फैमिली दोनों पाई जाती है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली भी रहती है। और ये एक बेसिकली पेट्रियार्कल नेचर के होते हैं, पुरुष प्रधान सोसाइटी रहती है, जहाँ पे मेल इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी। मेल ही ज्यादातर डिसाइड करते हैं हर चीज को। ठीक है, इनके घर को आप आवास स्थान को देख सकते हैं कि इनका घर किस तरीके से होता है। ठीक है, घर इनका स्पेसिफिकली बेसिकली हट होता है एक तरीके से, और इस पे बहुत सारी ने ड्राइंग्स बनाई होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से कोल ट्राइब का सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। अब देखते हैं, कोल जनजाति में पंचायत को गोहिया कहते हैं। ये आपको नोट्स में लिखते चलना है। ठीक है, कोल जनजाति के पंचायत को गोहिया कहा जाता है, गोहिया। ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, एमपीपीएससी पूछ सकता है गोहिया किसको, गोहिया वर्ड का अर्थ क्या होता है, गोहिया किसको बोलते हैं, किस ट्राइब से रिलेटेड है, इसका अर्थ क्या होता है। तो गोहिया क्या होता है, पंचायत के जो हेड होता है उसको क्या बोलेंगे, गोहिया कहा जाता है। उसका काम क्या होता है, विवादों से निपटारा करना, मतलब डिस्प्यूट्स अगर किसी के आपसी बीच में जो हो गई वो उसको रिजॉल्व करते हैं, कि कुछ भी जो आपस में दो लोगों ने लड़ाई कर ली तो उसको बैठ के सुलझाएंगे, रिजॉल्व करेंगे कि आगे लड़ाई ना हो। पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है, प्रमुख को। ठीक है, गोहिया हमने पढ़ लिया, पंचायत को हम गोहिया कहते हैं, और पंचायत के प्रमुख को हम क्या कहते हैं, मुकद्दम। मुकद्दम आया भी हुआ है क्वेश्चन में, एग्जाम में आया हुआ है, जो एमपीपीएससी और एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, कि मुकद्दम मतलब क्या होता है और किस स्पेसिफिक ट्राइब से रिलेटेड है। तो मुकद्दम क्या होता है, हेड ऑफ द काउंसिल। पंचायत का जो हेड होता है उसको हम मुकद्दम कहते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली क्या होगा, सामाजिक संगठन में मुखिया को अब देखो बहुत सारे अदर जो लोग होते हैं उनको भी कुछ प्लेस दी जाती है, जो भी एक हेड रहते हैं उनके नाम भी हम पढ़ेंगे कि पूछ सकता है एग्जाम में कि ये स्पेसिफिक हेड जो है इसका कौन से ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुकद्दम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने मुकद्दम को मतलब मैंने सर्कल कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मुकद्दम क्या होता है, जो हेड ऑफ द काउंसिल होता है उसको हम मुकद्दम कहते हैं। और ये स्पेसिफिकली क्या काम करते हैं मुकद्दम, कि उनके जो की रोल्स हो जाएंगे इंक्लूड। अब इनके हम ये चीज़ अब पढ़ना है हमें। ठीक है, सामाजिक संगठन में मुखिया को चौधरी। ठीक है, मुखिया को क्या कहते हैं हम, सामाजिक संगठन में मुखिया को चौधरी। मुकद्दम नाम है इनके अलग अलग। ठीक है, बरुआ, बुहियार, ओझा, पंडा, देवर, क्या लिखा है, न्यूथिया ये कहते हैं, एंड महतो कहते हैं। ठीक है, की रोल्स इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, ये तो अलग अलग पोस्ट होती है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले जो इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है वो मुकद्दम है। कि मुकद्दम सबसे पहले दो वर्ड हमें इंपॉर्टेंट है स्लाइड में जो याद करने वाले हैं। सबसे पहला होगा गोहिया, कि पंचायत को हम क्या कहते हैं, गोहिया, और पंचायत का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसको हम मुकद्दम कहते हैं। दो वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी के वर्ड्स हैं हम उसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, कि डायग्राम देखते चलो साथ में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि चौधरी क्या देखता है, मुकद्दम तो हम पढ़ चुके हैं, गोहिया मतलब हम समझ चुके हैं। ठीक है, फिर से गोहिया क्या होता है, गोहिया इज द पंचायत, जो उसे गोहिया कहते हैं, और मुकद्दम जो हेड ऑफ द पंचायत होता है उसे मुकद्दम कहते हैं। और अदर पोस्ट भी होती हैं बहुत ज़्यादा इसमें, तो हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कि पूछ सकता है कि महतो मतलब क्या होता है, किस स्पेसिफिक ट्राइब से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी आप देख रहे होगे डिटेल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, है ना, आप देख रहे होगे सब चीज़ों को। तो इसलिए हम इसको ढंग से समझेंगे कि चौधरी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक पोस्ट को पढ़ते हैं कि चौधरी किससे रिलेटेड है। ठीक है, गांव या टोला के मुखिया होते हैं सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द लीडर ऑफ द विलेज और हैमलेट, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। चौधरी मतलब जिनका काम क्या होता है, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी होता है, जिनको बेसिक काम क्या, प्रशासन, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये मुखिया होता है चौधरी, नाम से समझ होगा, चौधरी आप रिलेट कर सकते हो कि ये मुखिया ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महतो या गोटिया, जिसको बोलते हैं महतो या गोटिया। थोड़ा सा नाम अलग है, अलग टाइप का है, थोड़ा सा नाम वियर्ड है, अजीब सा है, तो लेकिन आपको याद करना है। महतो या गोटिया क्या होता है, इनको ऑल्सो नोन एज महतो गोटिया। ठीक है, हाँ ये चीज देखो, जो क्या होता है, चौधरी को हम अलग नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं महतो या गोटिया। तो स्पेसिफिकली चौधरी तो आप बता दोगे एग्जाम में कि चौधरी स्पेसिफिकली किस चीज से रिलेटेड है, किसका इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अब महतो आ गया, गोटिया आ गया, तो आप नहीं बोल पाओगे, आपको तुक्का नहीं लगा पाओगे। तो इसको आपको पता होना चाहिए चौधरी का ही दूसरा नाम क्या है, महतो और गोटिया। ठीक है, महतो और गोटिया। ठीक है, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे हम महतो या गोटिया भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज महतो और गोटिया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बरुआ।
बरुआ यह कोलों के धार्मिक नेता होते, ठीक है। यह बरुआ क्या होता है, यह कोलों के धार्मिक नेता होते हैं, ठीक है। रिलीजियस लीडर जो होते हैं ना, हर स्पेसिफिक जो ट्राइब होती है या हर स्पेसिफिक जो कल्चर होता है उनके एक रिलीजियस लीडर अलग होते हैं, ठीक है। एक का काम स्पेसिफिकली मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, एक होता है रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स वगैरह, ठीक है। तो जो रिलीजियस जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं बरुआ, ठीक है। रिलीजियस हेड को हम क्या बोलते हैं, बरुआ, ठीक है। याद रहेगा ये सबको, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भूमियार, ठीक है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये समझो क्या उसका मतलब है। ये झाड़ फूक और जड़ी बूटियों के से रोगों का इलाज करते हैं। क्या होता है, जो बेसिकली क्या करते हैं, जो अपने वो रहते हैं, वैद्य रहते हैं, उस टाइप का इनका काम रहता है। क्या करेंगे, झाड़ फूक करके और जड़ी बूटियों से अपने आप लोगों को जो ट्रीट करते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, मेडिकल कंडीशंस होती है, उनको क्योर करते हैं, ठीक है। हीलर्स हु ट्रीट डिजीजेज यूजिंग हर्ब्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, जो आपके पुरानी जो जड़ी बूटियां होती है, ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस होती है, उसके सहारे जो आपके मेडिकल एलिमेंट्स को जो डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, अभी कंडीशंस को सुधार रहे हैं, उनको हम ये कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या, न्यूतिहा, ठीक है। वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, न्यूतिहा नाम समझना इसका। न्योतिहा क्या बोल रहा है, शादी या अन्य उत्सवों के अवसर पर न्योता देने वाले, न्योते देने के कार्य करते हैं, कहीं कहीं न्योता देने का कार्य नाई भी करता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, जो न्योता दे रहा है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वाइटिंग पीपल टू वेडिंग्स। शादी ब्याह में जो आपको इन्वाइट कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, न्योतिहा, ठीक है। न्योता देने वाला जो होता है वो न्योतिहा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है बट हो जाएगा यार, ठीक है। शादी ब्याह में, शादी जैसे जो उत्सव होता है, शादी ब्याह के जो उत्सव होते हैं, उस पे जो न्योता दे रहे हैं उनको न्योतिहा कहते हैं, ठीक है। हमें 3 वर्ड सीखे यहाँ पे। चौधरी सीखा कि चौधरी का मतलब क्या होता है, जो सर्वोच्च मुखिया रहता है उसको चौधरी कहते हैं, हाईएस्ट रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसको हम महतो या गोतिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है बरुआ, जो ये धार्मिक रिलीजियस लीडर रहता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं बरुआ, ठीक है। फिर हमने हमारा नेक्स्ट हो गया भूमिहार। भूमिहार क्या होता है, जो ट्रीट करते हैं, जो वैद्य टाइप के लोग रहते हैं, जो ट्रीट करते हैं आपके जो डिजीजेज रहते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू, उसको हम भूमिहार कहते हैं। नेक्स्ट हो गया न्योतिहा। न्योतिहा जो न्योता दे रहा है उसको हम न्योतिहा बोलेंगे, ठीक है। न्योता किसका चीज का दे रहा है, शादी का, ठीक है। इन्वाइट करने के लिए स्पेसिफिक लोग हैं, उनको न्योतिहा कह रहे हैं, ठीक है। अब इनके खान पान के बारे में देखेंगे। ट्राइब्स आप देखेंगे, सब ट्राइब्स के बारे में इनका खान पान अलग है, इनका कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इनके कुछ ड्रिंक्स अलग होती है, तो ये आपको याद करनी है। ये तो बिल्कुल पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका खान पान और भोजन देख रहे हैं। क्या खान पान खा रहे हैं ये लोग, ज्वार, गेहूं, कोदो, कुटकी, मक्का का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो आप सबने नोटिस करना स्पेसिफिकली क्या चीज़ें कर रहे हैं ये लोग, सारे ट्राइब्स वाले, कि ये लोग जो अपने मिलेट क्रॉप्स रहती है ना, जो बिल्कुल मोटे अनाज रहते हैं, वही कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो आप देख ही रहोगे हेल्थ बेनिफिट्स जो अब आज की डेट में हम देख ही रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनिशियली बहुत ज़्यादा हमेशा से क्या मोटे जो अनाज होते हैं उन्हीं को कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। ज्वार, गेहूं तो चलो मोटा अनाज नहीं है, लेकिन अदरवाइज कोडो, कुटकी, मक्का, ये सब जो मोटे अनाज है वही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप बहुत आराम से समझ सकते हो, सारे ट्राइब्स में ये सिमिलर है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महुआ की मदिरा, ठीक है। महुआ की मदिरा, ठीक है, जिसको हम मदान कहते हैं। इनका प्रमुख पेय पदार्थ है, जैसे सबसे इनकी फेमस ड्रिंक क्या होती है, महुआ का जो ये लोग महुआ से जो ये लिक्कर बना रहे थे, महुआ के लिक्कर बना रहे होते हैं, इनको ये कहते हैं मदाइन कहते हैं। और ये बहुत बड़ी इनकी फेमस ड्रिंक है। जैसे हमने हर टाइप की ड्रिंक पढ़ी, अलग अलग पढ़ी, जिसमें किसी में ताड़ी थी, ताड़ी जो नारियल से बनती है उसको ताड़ी को कंज्यूम करते थे, फेवरेट इनकी ड्रिंक रहती है। तो वैसे ये जो कोल्ड टाइप के स्पेसिफिक लोग हैं, ये महुआ के जो पत्तों से जो दारू बनाते हैं उनको हम वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मदाइन, ठीक है। इज द प्राइमरी बेवरेज, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। महुआ का समझ आ गया आपको, कि पूछ सकते हैं कि महुआ लेकर कौन सी ट्राइब कंज्यूम करती है, तो महुआ लेकर हमारी कोल्ड ट्राइब कंज्यूम करती है, ठीक है। वहाँ पे इनका कल्चर है कोल्ड ट्राइब में महुआ लेकर को कंज्यूम करने का। नेक्स्ट है वस्त्र एवं आभूषण, ठीक है। वस्त्र, इनके आभूषण किस तरीके से होते हैं, इनकी ड्रेसेस किस तरीके से होती है, इनके ऑर्नामेंट्स किस तरीके से होते हैं, सिंपल रहते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है। पुरुष धोती पहनते हैं, कुर्ता एवं साफा पहनते हैं। महिलाएं धोती परदानी जिसको कहते हैं एवं बंडी पहनती है। सांस्कृतिक परंपराएं एवं मान्यताएं सबको मानते हैं, ये हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं, और इनकी सांस्कृतिक परंपराएं वगैरह सबको फॉलो करते हैं। कपड़े इनके नॉर्मली होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता। विमेन वेयर साड़ी एंड नॉर्मल अपने कुर्ता पहनते हैं, जो मेल जो होते हैं वो कुर्ता, धोती कुर्ता पहनते हैं, और साफा यूज़ करते हैं। साफा जो अपन यूज़ करते हैं ना, वो वैसे यूज़ करते हैं,
और कल्चर ट्रेडिशन बिलीफ से बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली कि किस तरीके से इनके क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इनके पुरुष प्रधान समाज रहता है, खाने में ये लोग क्या कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक इनकी फेवरेट क्या होती है, महुआ लेकर होती है, वो कंज्यूम करते हैं, किस स्पेसिफिक एरिया में रिसाइड करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो बघेलखंड वाला एरिया है उस इधर पे रिसाइड करते हैं। अब इनके जो हेड होता है उसको मुकद्दम कहते हैं, पंचायत होती है उनको घोइया कहते हैं, चौधरी अलग इंसान होता है, बरुआ अलग इंसान होता है, भूमिहार और न्यूतिया अलग अलग पोस्ट होती हैं जो एक पंचायत में ये लोग होल्ड करते हैं। सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अपने आप को ओरिजिन कहाँ से, शबरी से बताते हैं, और रीवा रियासत से बोलते हैं कि हम रीवा रियासत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमने एक फिर से एक रिवीजन करा इस चीज का कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इनमें विवाह प्रथाएं किस तरीके से होता है। सारी जो आप नोटिस करना, सारे जो ट्राइब्स इनके ना विवाह सिस्टम बहुत डिफरेंट है और यूनिक है, और क्वेश्चंस आते हैं फिर यहाँ से, क्योंकि डिफरेंट है, यूनिक टाइप का हो गया तो आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अब इनके विवाह की प्रथाएं पढ़ते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, विवाह एवं विवाह प्रथाएं, मैरिज प्रैक्टिसेस किस तरीके से होती है। सबसे पहले ये पॉलीगैमी की प्रैक्टिस करते हैं। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह के जो वो होता है, प्रचलन होता है, प्रथा होती है, उसको हम पॉलीगैमी कहते हैं, बहु विवाह। इनमें वधु मूल्य का प्रचलन नहीं है। ठीक है, वधु मूल्य हमने पढ़ा था, वधु मूल्य हमने पढ़ा था, किसी को याद है? वधु मूल्य हमने पढ़ा था। वधु मूल्य मतलब क्या होता था, ब्राइड प्राइज देते थे। ठीक है, ब्राइड प्राइज में तो क्या होता, दुल्हन दहेज, यहाँ पे लड़के वाले दहेज दे रहे हैं लड़की वालों को। ठीक है, उल्टा होता था सब बहुत सारे ट्राइब्स में। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने पढ़ा था, छातीदार अभियान चलाया जा रहा था उसके लिए। ठीक है, कौन से ट्राइब में था, कॉमेंट करके बताओ आप लोग, कौन से ट्राइब में पढ़ा था हमने साथीदार अभियान, कौन से ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली वधु मूल्य का प्रचलन यहाँ नहीं है, यहाँ पे ब्राइड प्राइस का प्रचलन नहीं है। दहेज यहाँ पे लड़की वालों को नहीं मिलता है, दहेज नहीं देते यहाँ पे। ठीक है, फिर कौन कौन से विवाह के अलग अलग टाइप हैं वो पढ़ना, नाम याद रखना, ये स्टार मार्क करियो, ये याद रखना है। मंगनी विवाह, राजी बाजी विवाह, विधवा विवाह सिंपल है, आदि प्रचलित है। ठीक है, आप सबके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। इंगेजमेंट मैरिज, म्यूचुअल कंसेंट मैरिज एंड विडो री मैरिज जो हम करते हैं फिर से, वो सिंपल प्रचलित है। जैसे मंगनी विवाह का मतलब क्या हो गया, सर्वोत्तम मानते हैं, मंगनी विवाह को सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, कंसिडर टू बी द बेस्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा है कलात्मक विवाह स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, कलात्मक विवाह स्तंभ, मैंने इसकी फोटोज देखी थी, मुझे मिली नहीं, तो आप इसका स्तंभ एक पिलर बनाते हैं। स्पेसिफिकली क्या करते हैं ये लोग, विवाह मंडप के नीचे आंगन में विवाह स्तंभ लगाने की परंपरा है। इस समारोह, ठीक है, इसमें क्या स्पेसिफिक समारोह, क्या इसमें क्या बोल रहे हैं, विवाह मंडप के नीचे आंगन में विवाह स्तंभ लगाने की क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल क्या कर रहे हैं, एक तरीके से पिलर बना रहे हैं। वेडिंग जो सेरेमनी होती है, मंडप लगता है तो उसमें एक पिलर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विवाह स्तंभ। ठीक है, आर्टिस्टिक मैरिज पिलर, इसको क्या बोल रहे हैं, विवाह स्तंभ बोल रहे हैं। ठीक है, हर कल्चर में होता है कि कुछ स्पेसिफिक रिचुअल होता है शादी के टाइम जो करते हैं, तो वैसे ही इनके टाइम क्या रिचुअल है कि आप एक स्तंभ, एक पिलर लगाते हो वहां पे, जो इनका मंडप होता है वहां पे। ठीक है, अब इसके बहुत सारे नाम हैं जो आपको पढ़ना है, ये नाम इनके अलग अलग हैं, ये याद करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या नाम से है, मगरोहन, मगरोही, मंगरोहन, खाम, साजन, मुंडा और गौरा खुंटा। ये नाम थोड़ा सा फेमस है, गौरा खुंटा। ठीक है, ये वाला गौरा खुंटा। ठीक है, क्या क्या हो गया, हमने ये बहुत सारे नाम, ये सारे नाम को आपको याद करना है कि जो विवाह स्तंभ होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, खुंटा भी कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है खुंटा वाला। क्या क्या हो गया, मगरोहन, ठीक है, मगरोहन, मगरोही, मंगरोहन, खाम, साजन, मुंडा और गौरा खुंता इनके पिलर के नाम है। जो पिलर का जो अपन ने पिलर का जो नाम दिया, वो स्तंभ जो विवाह स्तंभ है, इसके अलग अलग नाम है जो हमें याद करने हैं। ठीक है, इनके मैरिज देखो किस तरीके से होती है, नॉर्मल शादी होती है, जैसे हर हिंदू कल्चर में शादी होती है उसी तरीके से इनकी भी शादियां होती है। ठीक है, शादी के जो टाइप है वो आपको याद करने हैं, कौन कौन से हो गए, मंगनी विवाह, राजी बाजी, फिर विधवा विवाह, विधवा तो आप गेस कर लोगे नॉर्मल, और मंगनी विवाह भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इनके क्रिमेशन की प्रैक्टिस देखते हैं कि इनमें किस तरीके से जो डेथ के बाद के जो रिचुअल्स होते हैं, राइट्स होते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, क्या फॉलो करते हैं। कोल जनजाति में मृत्यु संस्कार, कोल जनजाति के जो मृत्यु संस्कार होता है वो किस तरीके से होता है, मृत्यु के, अब देखो इसमें 3 टाइप की चीजें हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं।
ठीक है। मृत्यु के बाद शव को जलाने, क्या क्या जलाने, दफनाने एवं जलादाय करने की प्रथा है। क्या क्या मतलब हो गया, जैसे हम नॉर्मल हिंदुइज्म में क्या करते हैं, हम जो शव होता है उसके जो जो डेड बॉडी होगी उसको हम जला देते हैं। ठीक है। या तो हमने बहुत सारे ट्राइब कल्चर में देखा है, जो हम पढ़ चुके हैं कि दफनाते भी हैं बहुत सारे कल्चर में। ठीक है। वो दोनों प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, जलाने वाला भी और दफनाने वाला भी। लेकिन ये तीसरा प्रैक्टिस भी फॉलो करते हैं, कौन सा, वाटर ब्यूरियल प्रैक्टिस। ठीक है। ये डिफरेंट है इनमें। वाटर ब्यूरियल प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं जल दया वाटर ब्यूरियल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ठीक है। 3 तरीके से ये अपने आप को 3 तरीके से क्रिमेट करते हैं, जला के, दफना के, या फिर वाटर ब्यूरियल बहा के। ठीक है। नदी में या कहीं पे बहा के ये लोग इस तरीके से क्रिमेट करते हैं बॉडी को। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। हाँ, बच्चों एवं कम उम्र के अविवाहितों को मृत्यु होने पर दफनाया जाता है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, जो बच्चे हैं और कम उम्र के जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी अगर डेथ होती है तो उनको दफनाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन एंड अनमैरिड इंडिविजुअल्स आर बरीड। ठीक है। जो चिल्ड्रन हो गए, जो बच्चे हो गए, या जो अनमैरिड इंडिविजुअल्स है जिनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड मतलब वही जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको हम दफनाते हैं। ठीक है। समझ आ गए सबको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, विवाहित बूढ़े बूढ़ी स्त्री पुरुष को अग्निदाह करते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो मैरिड एडल्ट्स होते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको क्या करते हैं, क्रिमेट की जाती है। स्पेसिफिकली उनकी जो बॉडी होती है उनको जलाया जाता है ना। बच्चों को क्या कर रहे हैं, बच्चों और जो अनमैरिड लोग हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, दफना दे रहे हैं। और जो मैरिड पीपल है, मैरिड लोग हैं, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, उनको क्रिमेट कर दे रहे हैं उस तरीके से, मतलब जला के क्रिमेट कर दे रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली जो हिंदुइज्म हम करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको सबको क्लियर होना चाहिए। सबको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गुदना कोल कला कोल महिला। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, गुदना मतलब क्या, स्पेसिफिकली क्या है, टैटू आर्ट। गुदना कला मतलब क्या, टैटू आर्ट। जो गोल महिलाएं होती है वो बहुत ज़्यादा गुदना प्रिय होती है, इनको टैटू करवाना अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है। इनको कुल क्या बोलते हैं, वेरी फॉन्ड ऑफ टैटूज, गुदना प्रिय। ये बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ टैटूज बहुत ज़्यादा होती है, इनको टैटू करवाना अपने बॉडी पे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बहुत सारे ट्राइबल कल्चर्स में टैटू बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, इनकी विमेन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं टैटू को बनवाना। ठीक है। अब जो जो स्त्रियां गुदना लिखने का काम करती, जो टैटू बनाने का काम करती, उन्हें क्या बोलते हैं, गुदनाहर, गोदनाहर। ठीक है। क्या लिख रहा है, जो टैटू बनाने का काम करती है उन्हें क्या बोलते हैं, गोदनाहर। ठीक है। देखो ये क्रिमेट कर रहे हैं बॉडी आग से, जैसे हम करते हैं नॉर्मली, आग से क्रिमेट हो रही है बॉडी। आगे पढ़ते हैं। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम इनके मृत्यु संस्कार के, हमने क्रिमेशन प्रैक्टिसेस देख रहे थे कोल्ड टाइप की, और ये हमने देखा कि 3 टाइप से ये लोग क्रिमेट करते हैं स्पेसिफिकली बॉडी को। या तो हम जला देते हैं, या तो हम दफना देते हैं, या तो हम वाटर ब्यूरियल प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, जिसको जलदाया कहते हैं। ठीक है। बच्चे या जो अविवाहित लोग होंगे, जो अनमैरिड लोग होंगे, उनको हम दफना देते हैं। जो मैरिड लोग होते हैं उनको हम जलाते हैं। ठीक है। ये जेनरिक पॉइंट है कि गुदना प्रिय महिलाएं रहती हैं, स्पेसिफिकली हर ट्राइब में आ रहा है। ठीक है। कि जो वेमेन होती है उनको दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ टैटूज, उनको टैटूज बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। ठीक है। अब हम इनके फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे कि इनके फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस किस तरीके से होते हैं। इनके नाम हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन कौन से फेस्टिवल्स ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सिंपल फेस्टिवल जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो नॉर्मल हमारे हिंदुइज्म में सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग भी वही सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अपने आपको ओरिजिन भी बोल रहे हैं कि हम रामायण से ओरिजिनेटेड है, शबरी से ओरिजिनेटेड है, तो इनका जो कल्चर भी है वो पूरा हिंदुइज्म से रिलेटेड ही देखा जाता है। सबसे पहले जो चीज़ें होंगी, क्या होगी इनके, सबसे पहले जो फेस्टिवल मनाते हैं वो होते हैं हरियाली अमावस्या। कोल सावन में के महीने में हरियाली अमावस्या को त्यौहार मनाते हैं। हरियाली अमावस्या जो है वो सब आपने सब दिन सेलिब्रेट की होगी, सब सेलिब्रेट करते हैं हरियाली अमावस्या। नागपंचमी सब सेलिब्रेट करते हैं। स्पेसिफिकली हम नाग देवता की वहाँ पे पूजा करते हैं। ठीक है। वर्शिप स्नेक डीटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नवदुर्गा। चैत्र और कुंवर माह में नवदुर्गा का पर्व मनाते हैं। जो अपन बोलते हैं ना, जब 9 दिन आते हैं, जब जहाँ पे अपन देवी की पूजा करते हैं, वो नवदुर्गा वाला पीरियड हो गया। ठीक है। तो वहाँ पे चैत्र और कुंवर माह में नवदुर्गा के पर्व को मनाते हैं। नेक्स्ट है नवखनी। नवखनी पर्व नई फसल मनाने के लिए मनाया जाता है। नवखनी हम एक और ट्राइब में पढ़ चुके थे। कमेंट करके बताएं किस स्पेसिफिक ट्राइब में हमने नवखनी फेस्टिवल को पढ़ा था। तो नवखनी जो ये है, इसमें क्या कर रहे हैं, नई पर्व नई फसल को मनाने के, नाम से समझ आ रहा है, नव मतलब नया, नव मतलब क्या होता है, न्यू।
ठीक है। नवखनी पर्व नई फसल मनाने के लिए मनाया जाता है कि आप न्यू फेस्टिवल, न्यू हार्वेस्ट होकर नई फसल को जो सेलिब्रेट करने के लिए जो बना रहे हैं उसको हम नवखनी फेस्टिवल कर रहे हैं। फेस्टिवल फॉर सेलिब्रेटिंग द न्यू हार्वेस्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फेस्टिवल फॉर सेलिब्रेटिंग द न्यू हार्वेस्ट। ये उनके फेस्टिवल्स हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो ईजी फेस्टिवल्स हैं, हमने काफ़ी सरल तरीके से पढ़ लिया। जो हम नॉर्मली सेलिब्रेट करते हैं वही इनके फेस्टिवल्स है, डिफरेंट नहीं है कुछ भी यहाँ पे। ठीक है। नवखनी एक द न्यू वर्ड यहाँ पे आपको याद करना है, आपको पढ़ना है। जिनने हमारे पुराने लेक्चर देखे हैं उनको पता होगा कि नवखनी हम पहले से पढ़ चुके हैं। देखो ये लोग फेस्टिवल किस तरीके से मना रहे हैं। ठीक है। ठीक है। धार्मिक मान्यताएं, अब इनकी धार्मिक मान्यताएं क्या है, किस स्पेसिफिक भगवान की ये लोग पूजा करते हैं, रिलीजियस बिलीफ क्या है, कौन से डेटी को ये लोग मानते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले धार्मिक मान्यताएं क्या है? सबसे पहले ठाकुर देव। ठाकुर देव आप बहुत जगह देख रहे हो कि ठाकुर देव की लोग पूजा कर रहे हैं। ठाकुर देव को बहुत सारी जनजाति अपना बहुत भगवान मानते हैं, ठाकुर देव की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है। ठाकुर देव कोलों के ग्राम देवता है, ग्राम के रक्षक है। ठाकुर देव क्या है? ग्राम के रक्षक, जो रक्षक देवता होता है, जो प्रोटेक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ठाकुर देव। नेक्स्ट है हमारे बड़का देव। बड़का देव कोलों का विश्वास है कि बड़का देव सभी वस्तुओं में व्याप्त है। ठीक है। क्या मतलब हुआ? बिलीव टू बी प्रिवेड इन एवरीथिंग, वर्शिप्ड एज महादेव। ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये? बड़ा देव जो है वो हर वस्तु में एक तरीके से वो अपने आप हर वस्तु में व्याप्त है, हर वस्तु में मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बड़का देव। नेक्स्ट है अपने अहिरा बाबा। अहिरा बाबा अहिरों के देव हैं। क्या अहिरा बाबा नाम से समझ आ रहा है? अहिर जनजाति अहिरों के देव हैं, उनको बोलते हैं अहिरा बाबा। नेक्स्ट है अपना घासी घमासान। घासी घमसान, घासी घमसान कोलों के पूर्वज देव है। जो आपके जो एंसेस्टर्स जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो पूर्वज होंगे जो आपके, उनको क्या बोलते हैं? घासी घमसान। उन्हें क्या बोलेंगे हम? घासी घमसान। नेक्स्ट है हमारा सन्यासी देवी। सन्यासी देवी क्या है? प्रोटेक्ट्स विलेज फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड डिजीजेस। क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रही है विलेजेस को फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, बाहर की जो थ्रेट्स आ रही हैं, बाहर की जो बाधाएं हो रही है बीमारियों से, गांव के जो प्रवेश करने से जो रोक रही हैं। ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं? बाहर की बाधाओं और बीमारियों को जो गांव के अंदर प्रवेश करने से रोक रही है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? सन्यासी देव। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया वन सती देवी। वन सती देवी जंगलों में जाते समय इनकी पूजा की जाती है। वन सती देवी क्या करें? जंगलों में जब हम जाते हैं तब इनकी हम पूजा करते हैं, वन सती देवी की। ठीक है। नेक्स्ट है शारदा माई। मैहर जाने वाली शारदा माई को मानते हैं। ठीक है। क्या ये तो सबको पता है शारदा माई वाला? ठीक है। मैहर जो जाते हैं वो अपना शारदा माई जो शारदा देवी रहती है उनको काफी ज्यादा मारते हैं। मैहर में शारदा देवी की जो पीठ है वो स्थापित है, आपको पता ही होगा। मैहर इज वेरी फेमस। ठीक है। तो जो वहाँ मैहर साइड, और ये लोग अपने आप को भी डिसेंडेंट्स उसी स्पेसिफिक एरियाज का बोल रहे हैं, तो मैहर जाने वाले जो होते हैं वो शारदा माई को बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है। ये इनके कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, देखिए पेड़ के पास उपस्थित हुए हैं, और इनका नेचर से काफी ज्यादा रिलेशन भी रहता है। नेचर, सारी ट्राइब्स जो होती हैं वो नेचर को काफी ज्यादा मानते हैं। ठीक है। अब हमें संगीत और नृत्य हो गए हैं। ठीक है। ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि ये पूछा जाता है कि सोहर गीत कब गाया जाता है, किस टाइम स्पेसिफिक गाया जाता है, और सोहर गीत किस टाइप से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम अब एक चीज स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, सोहर गीत। अब सोहर गीत को, संगीत और नृत्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक स्लाइड में। अब सबसे पहला क्या हो गया? सोहर गीत। इंपॉर्टेंट है सोहर गीत। बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गीत। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सोहर गीत स्पेसिफिकली कोल ट्राइब से रिलेटेड है, और बच्चा जब पैदा होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? सोहर गीत गाया जाता है। देखना हर कल्चर में बच्चा जब पैदा होता है, जब वो पेट में होता है, तो हर टाइप के रिचुअल्स में अलग अलग टाइप के गीत गाए जाते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है? कोल ट्राइब में सोहर गीत गाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सोहर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वादर गीत, वादर सॉन्ग। नेक्स्ट हमारा क्या है? वादर। सोहर पढ़ लिया हमने, वादर गीत। बारात जब वधु के दरवाजे पर आती है, उसके दौरान पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, स्त्रियां नृत्य करती हैं। मेल इसे गाते हैं, बारात के टाइम गाया जाता है। जब जो हम लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, जो बारात पहुंच जाती है, तो हम कौन सा गीत गाते हैं? वादर गीत गाते हैं। ठीक है। वादर सॉन्ग गाते हैं। व्हेन द वेडिंग प्रोसेशन अराइव्स एट द ब्राइड डोर, इट इज संग बाय मेन एंड वुमेन जो होती है वहां पर डांस करती हैं। ठीक है। बारात में जैसे हम होता है, जब हम लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं, उसके डोर स्टेप पे पहुंच जाते हैं, तो हम जो कौन सा सॉन्ग गाते हैं? वादर। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? हमने सोहर गीत। जब बच्चा पैदा होता है तो हम सोहर गीत गाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खेरा गीत, केहरा गीत।
कहरा स्त्री पुरुष दोनों द्वारा गाया जाता है। स्पेसिफिक क्या है, कहरा जो गीत होता है वो दोनों जो मैन और वेमेन होते हैं दोनों गाते हैं, ठीक है। वादर जो था, बस वादर में था कि वो मेल पुरुष गाते थे, ठीक है, मेल्स सिर्फ गाते थे और फीमेल्स डांस करते थे, लेकिन और सोहर में भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मेल्स गाएंगे या फीमेल्स गाएंगे, सब गाते थे। नेक्स्ट है अपना भगत गीत। नवरात्रि के दौरान गाया जाता है। भगत मतलब आप याद कर सकते हो, भगत नवरात्रि के दौरान गाया जाता है। क्या करे भगत सिंह, नवरात्रि के टाइम जब हम गाना खाते हैं, जो भजन जो गाना सुनते हैं, गाना गाते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो भगत गीत में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोहर और वादर, ठीक है। कहरा भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रही हूँ, कोल धरका नृत्य, कोल धरका डांस, ठीक है। खुशी के अवसरों पर कोल जनजाति के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण नृत्य। कोल धर का जो डांस है वो कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। कोल धर का जो डांस है वो कोल ट्राइब से रिलेटेड है। नाम से समझ आ रहा है कोल धर का, तो आप कोल धर का से आप गेस कर सकते हो कोल धर का मतलब कोल ट्राइब से रिलेटेड है। तो ये अब ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि कोल धर का क्या है, डांस का प्रकार है, ये एक आर्ट है या सॉन्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कोल धरका इज अ टाइप ऑफ डांस विच इज डन इन कोल कम्युनिटी, कोल ट्राइब द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, डांस हमेशा खुशी के अवसरों पे किया जाता है, जब खुश होते हैं तब हम डांस कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमारा कहरा नृत्य। कहरा हमने एक सॉन्ग भी देखा था, ठीक है, कहरा गीत भी था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता। कहरा हमारा गाना भी है, कहरा गीत भी है और कहरा डांस भी है। कहरा डांस, कहरा नाच का प्रचलन सारे बघेलखंड में, कहरा में, ठीक है, कहरा नृत्य पढ़ते हैं पहले। कहरा नाच का प्रचलन सारे बघेलखंड में है। कहरा में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। कहरा इज अ टाइप ऑफ डांस विच इज डन बाय मेन एंड वुमेन बोथ, ठीक है, स्पेसिफिकली इन बघेलखंड रीजन। और ये अलग अलग टाइप के डांस करते हैं, मेन एंड वुमेन अलग अलग टाइप के डांस करते हैं कहरा डांस में। कहरा इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉन्ग जिसमें क्या करते हैं, विच इज संग बाय स्त्री, मतलब विच इज संग बाय बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। और डांस भी मेल एंड फीमेल कर रहे हैं और जो सॉन्ग है वो भी मेल और फीमेल दोनों गा रहे हैं, ठीक है। डांस भी है, दोनों कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों कंबाइंड डांस हो रहा है इनका, और जो सॉन्ग है वो भी मेल फीमेल दोनों साथ में गा रहे हैं, ठीक है। कि होता है कहरा डांस। तो कहरा इज अ टाइप ऑफ डांस एंड सॉन्ग बोथ विच इज संग बाय कोल ट्राइब पीपल, मेन एंड वुमेन बोथ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोतलिया नारदी नृत्य, ठीक है। दोतलिया नारदी डांस, दोतलिया नारदी डांस, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, दोतलिया नारदी डांस। यह नृत्य कोल जनजाति के स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि विमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स देखो जो इनको बजाते हैं स्पेसिफिकली, और ये डांस किस तरीके का होता है इनका, ठीक है। कहरा डांस पढ़ लिया हमने, दोतलिया नारदी डांस भी पढ़ लिया हमने, ये फीमेल्स करती हैं। दोतलिया नारदी डांस ये फीमेल्स करती हैं, ओके। तो ये हमने पढ़ा कोल ट्राइब के बारे में, ठीक है। ये हमने सारा लेक्चर, हमने सारी चीज़ें कवर करी कोल ट्राइब के बारे में। कोल ट्राइब बहुत बड़ी ट्राइब नहीं है, आपको बहुत कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे इनका ओरिजिन कहाँ से है, कुछ जो फैक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको याद करने हैं। और जितना जो इस लेक्चर में हमने कवर करा ये दैट इज इनफ फॉर क्लियरिंग पेपर, तो आपको इससे ज़्यादा बियॉन्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिया है। जिनको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझने में दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं एंड आई वुड ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इसके टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे बैचेस लॉन्च हैं, अगर आप PSC 2026 वाला देने वाले हैं तो आप हमारे बैचेस को भी ले सकते हैं। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अब हम नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप सारी जो टाइप्स है उसको रिवाइज करके रखिए। थैंक यू।